स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। स्टेयर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग आइदर लो राइज और हाई राइज इवन इफ एडिक्यूट नंबर ऑफ एलिवेटर्स आर प्रोवाइडेड। तो हर बिल्डिंग का ये एसेंशियल पार्ट है, स्टेयर केस हम उसमें देते हैं। अगरचे वहाँ पे लिफ्ट्स भी हों यानी एलिवेटर्स भी हों तब भी स्टेयर हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। मेनली स्टेयर कंसिस्ट ऑफ राइजर्स, रन्स एंड लैंडिंग। तो ये दो तीन इसके मेन पार्ट हैं कि हर स्टेयर में के जो स्टेप्स होता है उस स्टेप में एक तो राइज़र है, राइज कहें या इसको राइज़र कहें, दूसरा जो रन है या ट्रेड है, तीसरा जो लैंडिंग है। ये तीन पार्ट हो गए। द राइज इज डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। दो स्टेप्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस को राइज कहेंगे। एंड रन इज द डेप्थ ऑफ द स्टेप। तो जहाँ पे यानी फुट स्टेप आता है वो हमारे डेप्थ ऑफ स्टेप यानी रन कहलाएगा। द लैंडिंग इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेयर विदाउट राइजेस। तो लैंडिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्टेयर विदाउट राइजेस, जिसमें राइजर नहीं है, सिंपल जो है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है स्टेयर केस का, उसको हम लैंडिंग कहेंगे। The normal dimension of riser and run in a building are related to some empirical rules. Rise plus run is equal to 17 inch. 2 into rise plus run is equal to 25 inch. Rise into run 75 इंच स्क्वायर। ये इंपीरिकल वैल्यूज हैं कि राइजर और रन कितना होना चाहिए, उनका समेशन ये है 17 इंच है। ये 2 इंटू राइज प्लस रन करें तो 25 इंच हो। तो नॉर्मली द राइज डिपेंड ऑन द यूज ऑफ बिल्डिंग। तो दो स्टेप्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो ये बिल्डिंग की टाइप पे भी डिपेंड करेगा। जैसे पब्लिक बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कोई यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, उस केस में राइजर हम कम रखते हैं, राइज इज अबाउट 6 इंच। वेयर एज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इट वेरीज बिटवीन 6 to 7.5 इंच। द रन इज अबाउट 1 फीट इन पब्लिक बिल्डिंग and varies 9 inch to 12 inch in a residential building. In general, a rise should not exceed 8 inch or not less than 4 inch. 4 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4 इंच से कम होगा तो उस केस में नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और अगर 8 इंच से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 8 इंच से ज़्यादा होगा तो स्पेशली जो यानी ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए यानी सीढ़ियों पे चढ़ना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ राइजर is obtained by dividing the structural floor to floor dimension by the assumed rise। तो नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ राइजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जितनी हाइट है बिटवीन टू फ्लोर्स उसको आप डिवाइड करें सिंगल अज्यूम्ड राइज से, तो नंबर ऑफ राइजर्स आ जाएंगे। जैसे 12 फुट है और 1 फीट आपने फॉर एग्जाम्पल स्टेप रखा हुआ है तो 12 स्टेप बन जाएंगे। इस तरह हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। The finishes on the stairs varies from traveling aluminum grids to adding asphalt tiles, terrazzo tiles, marble और carpets। एक तो स्टेयर केस का अपना वेट होगा, सेल्फ वेट। दूसरा हर स्टेप पे ऊपर जो जो भी हमने फिनिशेस में जो भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, टाइल्स यूज़ की हुई है, ये चिप्स किया हुआ है, उसका भी फिनिशेस का लोड भी एज ए डेड लोड आ जाएगा। In addition to dead load, stair must be designed for a minimum live load of 100 pound per square feet। तो स्टेयर केस में जो हम लाइव लोड कंसिडर करते हैं वो मिनिमम उसकी वैल्यू 100 psf लेते हैं। उसके बाद आगे हैं जी टाइप्स ऑफ स्टेयर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर्स विच डिपेंड मेनली ऑन द टाइप एंड फंक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑन द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स। द मोस्ट कॉमन टाइप आर एज फॉलो। फर्स्ट टाइप है जैसे सिंगल फ्लाइट स्टेयर। The structural behavior of a flight of stair is similar to that of a one-way simply supported slab at both ends. The thickness of slab is referred to as waist. When the flight of stair contains landing, it may be more economical to provide between beams at B and C between landing। तो ये हमारी सिंगल फ्लाइट होगी स्टेयर, जिसमें यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रही है, लैंडिंग है, लैंडिंग के बाद उसके बाद इंक्लाइन पार्ट हैं, स्टेप्स हैं, और फिर लैंडिंग आके यहाँ पे स्टेयर एंड हो गई। तो दो स्पोर्ट्स के बिटवीन स्टेयर सिंपली सपोर्टेड है, जैसे सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है तो ये वन वे स्लैब की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि स्लैब सपोर्टेड ऑन टू साइड ओनली इज कॉल्ड वन वे स्लैब। और जो इंक्लाइंड जो लेंथ है स्टेयर की उसमें जो
यूनिफॉर्म थिकनेस होती है स्टेयर की, उसको हम कहते हैं वेस्ट। तो ये वेस्ट है। उसके बाद ये रन होगा, राइजर होगा, लैंडिंग होगी। तो ये सिंगल फ्लाइट को हम एज अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू सपोर्टिंग कंडीशंस, चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि फॉर एग्जांपल सपोर्ट सिर्फ प्रोवाइड की हुई है ए पे, यहाँ पे सपोर्ट है ए, उसके बाद लैंडिंग है, लैंडिंग के बाद फिर इंक्लाइंड, फिर उसके बाद लैंडिंग, और फिर जाके डी पे सपोर्ट है। तो ये स्पैन लेंथ बनेगा फ्रॉम ए टू डी, सिंपली सपोर्टेड। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, जैसे बी पॉइंट है और सी पॉइंट, यानी जहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग एंड हो रही है और जहाँ पे सेकंड लैंडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे भी हम अगर बीम प्रोवाइड करते हैं तो फिर उस केस में ये 3 स्पैन बन जाएंगे, स्पैन ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। और अगर ए पे हम बी पॉइंट पे सपोर्ट देते हैं, सी पे नहीं देते, तो 2 स्पैन हो जाएंगे, एक स्पैन ए से बी तक, दूसरा बी से लेके डी तक। अगर सी पे सपोर्ट देते हैं, बी पे नहीं देते, फिर ए से लेके सी तक, और सी से लेके डी तक एक स्पैन बन जाएंगे। तो गोया कि ये 3 केसेस हैं जिसमें ये यानी कंटिन्यूस बीम की तरह, ये कंटिन्यूस स्लैब की तरह ये बिहेव करेगा। और फर्स्ट केस है जो सबसे सिंपल है, जिसमें सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह ये स्टेयर केस बिहेव करेगी, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ ए पे है और डी पे है। इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग द लैंडिंग विड्थ इज इन द रेंज ऑफ 4 to 6 फीट। तो लैंडिंग की जो विड्थ है वो कितनी, 4 फुट से लेकर 6 फुट तक हम लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी इज अबाउट 20 फीट। टोटल जो सिंगल फ्लाइट लेंथ होगी स्टेयर की वो 20 फुट तक होनी चाहिए। An alternate method of supporting a single flight of stair is to use stringers or edge beam at the two sides of the stair. The steps are then supported between the beam. अच्छा, सेकंड स्टेयर केस को सपोर्टिंग कंडीशन प्रोवाइड करने का सेकंड मेथड ये है कि आप स्टेयर केस के पैरेलल दोनों साइड्स पे इंक्लाइंड बीम प्रोवाइड कर देते हैं, इन्हें हम स्ट्रिंगर्स भी कहते हैं। उस तरह हर स्टेप जो है ना वो इन इंक्लाइंड बीम के ऊपर रेस्ट करेगा, और ये इंक्लाइंड बीम ये यानी सपोर्ट ए के ऊपर और डी के ऊपर रेस्ट करेंगे। उस केस में आपका यानी जो सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि हर स्टेप आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और उसको हर स्टेप को आप सेपरेटली स्टील प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यूँ समझे कि अगर जो फर्स्ट केस मैंने बताया कि ए पॉइंट पे सपोर्ट है और डी पॉइंट पे सपोर्ट है, उस केस में तो आपकी मेन रेनफोर्समेंट पैरेलल टू स्टेयर केस चलेगी, ठीक है जी। और अगर आप इंक्लाइंड स्ट्रिंगर्स प्रोवाइड करते हैं एट द साइड ऑफ द स्टेयर, उस केस में हर स्टेप में आपकी स्टील आएगी जो कि यानी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन होगी, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने स्टील प्रोवाइड करनी है, यानी हर स्टेप में आपने स्टील देनी है। उसके बाद सेकेंड टाइप है डबल फ्लाइट स्टेयर, जो मोस्ट कॉमन टाइप है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट इन मोस्ट बिल्डिंग टू बिल्ड द स्टेयर केस इन अ डबल फ्लाइट बिटवीन फ्लोर्स। तो ये डबल फ्लाइट होगी। अच्छा, डबल फ्लाइट जो है क्वार्टर टर्न भी हो सकता है और 180 का टर्न भी हो सकता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टेयर और लैंडिंग आ गई, लैंडिंग के बाद उसके बाद ये सेकंड फ्लाइट आ गई, या फिर यहाँ से आपकी स्टेयर स्टार्ट होती है और लैंडिंग आ गई, लैंडिंग के बाद फिर आपकी ये सेकंड फ्लाइट आ गई। तो 90 डिग्री का टर्न लें या 180 डिग्री का टर्न लें, ये दोनों आपकी डबल फ्लाइट स्टेयर कहलाएंगी। इसमें हर फ्लाइट को एज ए सेपरेटली हम कंसिडर करेंगे। जैसे ये देखें सेक्शन इसका कि फर्स्ट लैंडिंग से लेके सेकंड लैंडिंग तक ये एक फ्लाइट है और इसकी स्टील आप अलहदा से डिज़ाइन करेंगे एज ए सिंपली सपोर्टेड, और सेकंड लैंडिंग से थर्ड लैंडिंग तक आपकी सेकंड फ्लाइट होगी, इसके लिए स्टील अलहदा से डिज़ाइन होगी। अच्छा, ये जो आपकी ये तो क्वार्टर टर्न है। अगर पूरा टर्न लें तो उसमें भी आगे दो टाइप्स हो जाती हैं। एक है कि जिसमें ओपन वेल बनता है
और एक है क्लोज वेल। क्लोज वेल ये है कि जिसमें जो है यहाँ से एक फ्लाइट का जो स्टेप है वो एंड हुआ तो साथ ही दूसरे फ्लाइट के जो स्टेप्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, दरमियान में कोई वेल नहीं बनता। और ओपन वेल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर लैंडिंग की लेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 12 फुट लैंडिंग है, तो 4 फुट का ये स्टेप है, 4 फुट का ये स्टेप है, तो बीच में 4 फुट आपकी लैंडिंग एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे आपकी स्टेयर में ओपन वेल नज़र आएगा। तो ये आपकी सेकंड एक इसमें टाइप बन जाती है। The types commonly used are quarter turn, enclosed or open welled stair. For structural analysis of the stair, each flight is treated as a single flight and is considered supported on two or more beams as shown in figure. The landing extends in the transverse direction between two supports and is designed as a one-way slab. तो लैंडिंग जो है ना ये आपकी अलग से एज ए वन वे स्लैब डिज़ाइन होगी। लैंडिंग रेस्ट करेगी, ये जो आपकी वाल है, एक ये वाली वाल है और एक ये वाली वाल है, इन दो वॉल्स के ऊपर लैंडिंग रेस्ट कर रही है। लेकिन अब आप देखें जैसे ओपन वेल है, उस केस में ये जो आपका फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि ये फर्स्ट फ्लाइट है ये वाली, तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए जो लैंडिंग है इसका 50% लोड हम लेंगे फ्लाइट के अंदर यानी इस दीवार के ऊपर, और 50% लोड लेंगे इस दीवार के ऊपर। ठीक है, इसी तरह जो आपका सेकंड फ्लाइट है उसमें जो लैंडिंग है वो भी आधा लोड इस पे आएगा, आधा लोड इस दीवार पे आएगा। लेकिन जो आपकी ओपन वेल की इंटरमीडिएट जो लैंडिंग है इसका टोटल लोड इस बीम पे और इस बीम पे आएगा। तो ये बात इसमें यानी लिखी हुई है कि in case of open well stair, the middle part of the landing carries a full load whereas two end parts carry half loading only। ठीक है, हाफ लोडिंग इसलिए कि आधा वो फ्लाइट में चला जाएगा और आधा लैंडिंग में आएगा, as shown in figure 18.5d। The other half load is carried in the longitudinal direction by the stair flight section AA and BB। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गई है पॉइंट की आपको कि लैंडिंग का जब आप ओपन वेल का जो लोड है ये सारे का सारा लैंडिंग में कंसिडर होगा, यानी इस दीवार पे और इस दीवार पे ट्रांसफ़र होगा। और जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की लैंडिंग है, सेकंड फ्लाइट की लैंडिंग है, ये आपने आधा लोड इस दीवार पे लेना है और आधा लोड इस दीवार पे लेना है। जब लैंडिंग को सेपरेटली आप डिज़ाइन करेंगे उस केस में आपने 50% लोड ये कंसिडर करना है, 50% ये करना है और बीच वाला 100% करना है। उसके बाद थर्ड टाइप है थ्री और मोर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इन सम केसेस वेयर ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द स्टेयरकेस आर लिमिटेड, थ्री or four flight may be adopted. Each flight will be treated separately as in the case of double flight staircase. Sometimes स्पेस कम होने की वजह से हम staircase को यानी थ्री फ्लाइट या फोर फ्लाइट भी दे देते हैं। जैसे ये देखें ये फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद ये सेकंड फ्लाइट है, यानी लैंडिंग में भी हमने स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए, और फिर ये थर्ड फ्लाइट है। अच्छा, इसमें चार फ्लाइट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें भी हर फ्लाइट आपकी सेपरेटली यानी डिज़ाइन होगी। नेक्स्ट है जी टाइप नंबर 4 कैंटिलीवर स्टेयर। कैंटिलीवर स्टेयर आर यूज्ड मोस्टली इन फायर एस्केप स्टेयर्स। आमतौर पे आपने देखा होगा कि किसी बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर, एज के ऊपर या कोई बैक साइड पे हम स्टेयर केस प्रोवाइड कर देते हैं, जो एमरजेंसी स्टेयर्स हम जिसे कह सकते हैं। तो ये मोस्टली कैंटिलीवर स्टेयर्स होती हैं जिसमें एक सपोर्ट होती है, वर्टिकल कॉलम होगा या बीम होगा या फिर वॉल होगी, और उसमें जो है वो कैंटिलीवर उसके ऊपर यानी स्टेप्स आए होंगे। They are supported by concrete walls or beams. The stair step may be a full flight type or projecting from one side of the wall, and half flight type projecting from both sides of the supporting wall, or semi spherical type as shown in figure 18.7। तो ये देखिए कैंटिलीवर एक तरफ भी कैंटिलीवर निकल सकता है या दोनों तरफ। जैसे ये एक तरफ कैंटिलीवर है, ये फुल फ्लाइट होगा, इधर सपोर्ट है और इधर आपका कैंटिलीवर है। ठीक है, ये आपका हाफ फ्लाइट है कि दरमियान में दीवार है, इधर भी कैंटिलीवर है उधर भी कैंटिलीवर है।
या फिर हाफ स्पाइरल है कि ये देखें ये कैंटिलीवर है, ये भी कैंटिलीवर है, ये भी कैंटिलीवर है, ये सारे कैंटिलीवर है, लेकिन दरमियान में आके उस स्पाइरल की फॉर्म भी आ गई है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं कैंटिलीवर वॉल में कि फुल फ्लाइट है यानी एक तरफ ही कैंटिलीवर निकला हुआ है, या फिर दोनों तरफ कैंटिलीवर निकला हुआ है, या फिर उसमें कुछ स्पाइरल भी यानी स्टेप्स आ रहे हैं। In this type of stair, each step act as a cantilever and main reinforcement is placed in tension side of the run. तो क्योंकि ये कैंटिलीवर स्टेयर में टेंशन टॉप पे होती है और कंप्रेशन बॉटम पे होती है, इसलिए जो रन होगा यानी टॉप पे हम स्टील प्रोवाइड करेंगे टेंशन साइड पे, and the bars are anchored within the concrete wall. Shrinkage and temperature reinforcement is provided in the transverse direction. Another form of cantilever stair is thus use open riser steps supported by a central beam as shown in figure. The beam has a slope similar to the flight of stair and receive the step on its horizontally prepared portion. In most cases, precast concrete steps are used with special provisions for anchor bolts that fix the steps into the type. तो कैंटिलीवर की एक तो ये हम टाइप देख रहे हैं, एक इसके अलावा ये टाइप होती है कि दरमियान में स्पिंड्रल बीम होता है जो कि स्टेयर के पैरेलल जो है वो इंक्लाइंड जा रहा होता है, और इसके ऊपर जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं, और ये भी आपका कैंटिलीवर है, इस तरफ भी कैंटिलीवर है। और अगर ये स्टेप्स प्री कास्ट हों तो प्रॉपर एंकरेज बोल्ट्स के ज़रिए से, एंकर बोल्ट्स के ज़रिए से यानी इन स्टेप्स को स्पेंड्रल बीम के साथ आपस में फिक्स किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ये हमारी थी जी फोर्थ टाइप। उसके बाद फिफ्थ वन है प्री कास्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर। The speed of construction in some project requires the use of precast flight of stairs. The flight may be cast separately and then fixed to cast in place landing. तो ये देखें लैंडिंग साइड पे बनी होती है, ये लैंडिंग बनी हुई है, और ये जो प्री कास्ट स्टेयर है ये ला के हम इस लैंडिंग के ऊपर रेस्ट करते हैं और इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं थ्रू बोल्ट्स एंड रिवर्स वगैरह। तो ये प्री कास्ट स्टेयर होगी कि इसको हम फैक्ट्री में तैयार करेंगे स्टेप्स को और ला के साइड पे उसको इंसर्ट कर देंगे। The flight may be cast separately and then fixed to cast in place landing. In other cases, the flight including landing are cast and then placed in position on their supporting walls or beams. They are designed as a simply supported one-way slab with the main reinforcement at the bottom of the stair waist. Adequate reinforcement must be provided at the joints. तो ये उसी तरह सिंपली सपोर्टेड की तरह डिज़ाइन होगी, बॉटम वेस्ट में स्टील हम देते हैं और फिर जो है वो साइड पे आके उसको इरेक्ट कर देते हैं और थ्रू बोर्ड्स एंड रिवर्स हम इसको फिक्स करना आता है। उसके बाद ये हो गई, प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग द प्रीकास्ट स्टेयर अंटिल यूनिट्स बाय प्रोवाइडिंग लिफ्टिंग होल्स आर इंसर्टिंग स्पेशल लिफ्टिंग हुक्स इनटू द कंक्रीट। तो इस आप स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना है जब उस प्रीकास्ट स्टेज को हमने लिफ्ट देनी है, लिफ्ट प्रोवाइड करनी है, उसको उठाना है या फिर उसको हैंडल करना है या उसको प्लेस करना है। उस केस में जो प्रोविजंस हैं वो गिवन होंगी कि किस तरह इसकी लिफ्टिंग कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है और जब प्लेसमेंट कैसे करनी है। Special reinforcement must be provided at critical location to account for tensile stresses that will occur in the stair from the lifting and handling process. तो जब आप स्टेयर केस को उठाया जाता है या उसको प्लेस किया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए उसको भी हमने स्पेशल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है उन एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए। उसके बाद जी सिक्स टाइप है फ्री स्टैंडिंग स्टेयर केस। इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर द लैंडिंग प्रोजेक्शन इनटू द एयर विदाउट एनी सपोर्ट एट इट्स एंड, यानी लैंडिंग जो है वो हवा के अंदर मुअल्लक है, उसको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की हुई। द स्टेयर्स बिहेव इन अ स्प्रिंग बोर्ड मैनर
causing torsional stresses in the slab। तो ये देखें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है स्टेयर और यहाँ पे लैंडिंग आ गई, लैंडिंग हवा में है, कोई सपोर्ट नहीं है और भी सेकंड फ्लाइट स्टार्ट हो गई। अगर सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरह, यानी ये सपोर्ट है, उसके बाद स्टेप्स हैं, फिर लैंडिंग है, कैंटिलीवर, और फिर आपकी सेकंड फ्लाइट स्टार्ट हो गई। प्लान इस तरह है आपका ये, और ये लैंडिंग हवा में है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू लाइव लोड इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 3 systems of loading must be considered in the design of this type of stairs, taking into consideration that torsional moment will develop in slab in all cases. First है कि when live load act on upper flight and half the landing only, कि यानी ये जो अपर फ्लाइट है और जो लैंडिंग की हाफ लैंडिंग में और अपर फ्लाइट में सिर्फ लाइव लोड आ रहा है, और बाकी जो लोअर फ्लाइट है और हाफ लैंडिंग, रिमेनिंग हाफ लैंडिंग, उस पर लाइव लोड नहीं आ रहा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड है व्हेन लाइव लोड एक्ट ऑन द लोअर फ्लाइट एंड हाफ द लैंडिंग ओनली। सेकंड ये है कि आपकी सिर्फ यहाँ पे जो जो लाइव लोड आ रहा है। थर्ड टाइप है कि आपकी पूरी स्टेयर केस के ऊपर लाइव लोड आ रहा है। तो तीनों में से हमने देखना है कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, वर्स्ट केस कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्रिएट हो रही हैं ये फ्री स्टैंडिंग स्टेयर में, और उसके लिए फिर आगे हम उसको डिज़ाइन करेंगे। So this type of stair is favored by architects and sometimes called a pear-shaped staircase or jackknife staircase। ठीक है, आगे इसकी थोड़ी डिटेल वगैरह दी हुई है, वो आप रहने दें, सिंपल इसको समझने की टाइप किस तरह की। सेवंथ टाइप है रन राइजर स्टेयर। Run riser stairs are steps under side stairs that consist of a number of runs and risers rigidly connected without provision of normal waste, यानी इसमें वेस्ट स्लैब नहीं होगी। और रन राइजर आपको जैसे टॉप पे शो हो रहेंगे स्टेप्स, ऐसे बॉटम पे भी ये स्टेप्स शो होंगे। तो ये गोया के एलिगेंट शेप स्टेयर केस है, ये एलिगेंट की तरह इसके वो आरे की तरह धंधे बने हुए हैं। तो ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए आमतौर पे ये प्रोवाइड कर देते हैं। This type of stair has an elegant appearance and is sometimes favored by architects. The structural analysis of run riser stair can be simplified by assuming that the effect of axial force is negligible and the total load on each run is concentrated at the end of the run. For the analysis of simply supported flight of stair, consider a simple flight of 2 run. तो डिज़ाइन इसका मेन यही है कि आप इसमें जो लोड आ रहा है उसको एज ए कंसंट्रेटेड लोड कंसिडर करते हैं और इसके अगेंस्ट जो है ना थ्रू स्ट्रक्चर एनालिसिस मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे। आगे ये इसकी यानी सारी थ्योरी वगैरह दी हुई है। इसकी भी एक एग्जांपल है, वो हम नहीं करेंगे। हम जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्टेयर केस की यानी डबल फ्लाइट स्टेयर, वो एक उसकी एग्जांपल करेंगे, और एक कैंटिलीवर है उसकी एग्जांपल करेंगे। उसके बाद नंबर 8 लास्ट टाइप है हेलिकल स्टेयर, ओपन स्पाइरल स्टेयर। ये आपने देखी भी होगी आमतौर पे, ये जो एंट्रेंस हॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, तो वहाँ पे हम ये स्टेयर यूज़ करते हैं। A helical stair is a 3-dimensional structure which usually has a circular shape in plan. प्लान में ये सर्कुलर शो यानी नज़र आ रही होगी। It is a distinctive type of stair used mainly in entrance halls, theaters, and special low-rise office buildings. The cost of helical stair is much higher than that of normal staircase. Normal staircase की निस्बत इसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इसकी शटरिंग भी मुश्किल होगी, और यानी 3 डायमेंशनल शेप है इसकी, तो थोड़ा है भी कॉम्प्लिकेटेड इसका है। स्टील भी कॉम्प्लिकेटेड होगी, डिज़ाइन भी इसका कॉम्प्लिकेटेड होगा। The stair may be supported at some edges within adjacent walls or may be designed as a freestanding helical stairs, which is most popular. The structural analysis of
Helical staircase is complicated and was discussed by Morgan and Scordelis using the principles of strain energy. तो कम्प्लेक्स यानी इसकी एनालिसिस है. डिज़ाइन चार्ट्स भी बाद यूज़ करते हैं फॉर हेलिकल स्टेयर्स प्रिपेयर्ड बाय क्यूसन्स एंड क्यूंग. अंडर लोड द फ्लाइट स्लैब विल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्शन स्ट्रेसेस थ्रूआउट. तो थ्रूआउट द यानी इसकी जो स्पैन है हेलिकल स्टेयर्स में उसमें टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्रिएट होंगी. The upper landing will be subjected to tensile stresses, whereas compressive stresses occurred at the bottom of the flight. The force acting at any section may consist of vertical movement, lateral movement, torsional movement, axial force, shear force across the waist of the stair. तो वर्टिकल मूवमेंट भी आ रहा है, लेटरल मूवमेंट भी है, टॉर्शनल मूवमेंट भी है. तो ये काफ़ी यानी कम्प्लेक्स एक थ्योरी बन जाती है. The main longitudinal reinforcement consists of helical bars placed in the concrete waist of the stairs and runs from top landing to the bottom spot. तो जो स्टेयर एनफोर्समेंट होगी वो भी हेलिकल टाइप होगी, स्प्रिंग टाइप होगी, जो कि स्टेयर के पैरेलल जो है ना वो टॉप से लेके बॉटम तक यानी वो जाएगी. द ट्रांसवर्स reinforcement must be in a closed stirrups form to resist torsional stresses or in a U-shaped labbed at both the mid width of the stair. इसी तरह जो ट्रांसवर्स reinforcement भी हम प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ क्लोज स्टिरप्स, ताकि जो मेन हेलिकल एनफोर्समेंट है उसको वो होल्ड कर सके. ये एग्जांपल है 18.1. Design the cantilever stairs shown in figure 18.18 to carry a uniform live load of 100 psf. Assume the rise of the steps equal 6 inch and run equals 12 inch. Use normal weight concrete with FC prime 3 KSI and FY 60 KSI. तो ये कैंटिलीवर स्टेयर केस है, इसको हमने डिज़ाइन करना है. तो कोई एक स्टेप हम डिज़ाइन करेंगे, वही स्टील हमने फिर थ्रू आउट द स्टेयर केस प्रोवाइड करना है. तो स्टेप में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक तो हमें राइजर गिवन है 6 इंच का, दूसरा रन गिवन है 12 इंच का. सही है जी, ये दो चीज़ें हमें गिवन है. और स्पैन लेंथ गिवन है कि एक स्टेप जो है उसकी स्पैन 6 फीट है. ठीक है, 6 फीट कैंटिलीवर है. एफ सी प्राइम और एफ वाई की वैल्यू गिवन है और लाइव लोड भी गिवन है 100 PSF. तो बिल्कुल 2-3 स्टेप्स हैं सिंपल से. फर्स्ट ये कि एक स्टेप को अगर हम सेपरेट करें, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेप ये शो किया हुआ है अलग से बुक में. तब ये देखें एक स्टेप में ये राइजर है, ये रन है 6 इंच और 12 इंच. वेस्ट थिकनेस आप लेंगे, अज्यूम करेंगे 4 इंच वेस्ट थिकनेस हमने अज्यूम की. 4 इंच भी ले सकते हैं, 5 इंच भी ले सकते हैं. तो कैंटिलीवर में क्योंकि टॉप पे टेंशन आ रही है, इसलिए ये पूरी जो आपका पूरा स्टेप होगा वो कंक्रीट का होगा. ये पूरा स्टेप कंक्रीट का. तो एक स्टेप में ये ट्रिपोजेडल एरिया आएगा, यानी एन एम एम डैश एन डैश, ये एक स्टेप बनता है. तो इस एक स्टेप का आपने वेट कैलकुलेट करना है, डेड लोड जो है. तो अब आप देखें अगर वेस्ट थिकनेस है 4 इंच जो कि इंक्लाइंड थिकनेस है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए. यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4.9 इंच, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है बस इस पॉइंट को आप समझ लें, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ईजी हैं. क्योंकि ये वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो फिर हम इस ट्रिपोजाइडल का एरिया कैलकुलेट कर सकेंगे. तो अब ये देखें कि ये जो इंक्लाइंड वेस्ट है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अगर हम उसको कहेंगे थीटा एंगल है, तो थीटा के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर और थीटा के साथ होता है बेस. तो टेन थीटा आप लें तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर यानी 6 इंच बाय 12 इंच. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6 इंच बाय 12 इंच. तो ये थीटा आ गया जो कि वेस्ट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं. अब देखें कि ये जो इंक्लाइंड लाइन है, इस इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है, इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ वही एंगल होता है. ये मैथ का रूल है कि इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ वही एंगल होगा.
इट मीन्स कि ये जो वेस्ट है 4 इंच, इसका इस वाई एक्सिस के साथ या वर्टिकल के साथ एंगल बनेगा वही थीटा। अब आपने ये कैलकुलेट करना है, सही है। तो थीटा के साथ बेस है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब आप cos थीटा लगाएं। थीटा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 10 इनवर्स 6/12 इंच से। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस 4 इंच डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू जो है वो 4/cos थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 4.9 इंच। ठीक है, तो थीटा पहले आपने कैलकुलेट करना है थ्रू 10 इनवर्स 6/12 इंच से, और फिर आपने cos थीटा के जरिए से ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, जो कि आंसर आएगा 4.9 इंच। ये आपने खुद से करना है, ये गिवन नहीं है, तो ये आपने कैलकुलेट किया है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप देखें, अज्यूम द थिकनेस ऑफ द स्लैब यानी वेस्ट इज 4 इंच एंड वेट ऑफ अज्यूम स्लैब इज ट्रिपोजाइडल एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। और जब आपने यानी थीटा निकाल लिया, थीटा से फिर आपने कॉस थीटा से ये वैल्यू कैलकुलेट की, अब आपकी ट्रिपोजाइडल की एक साइड क्या हो जाएगी 10.9 इंच, यानी 4.9 इंच ये वाला, 6 इंच ये वाला, ये साइड हो गई 4.9 इंच और 10.9 इंच, और इधर सेकंड साइड हो गई 4.9 इंच। तो अब आप इस ट्रिपोजाइडल का एरिया ले लें, एवरेज ऑफ टू पैरेलल लेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लेयर्स। तो एवरेज है 4.9 प्लस 10.9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 हमने किया इंचेस को फिट में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, वो डिस्टेंस है 12 इंच का। तो यहाँ पे हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो ये एक स्टेप का वेट आ जाएगा, यानी डेड लोड आ जाएगा 98.8 पाउंड पर फिट। इसमें जो फिनिशेस का लोड है वो ऐड करना है। फिनिशेस का लोड अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आपने वो वैल्यू लेनी है, अगर गिवन ना हो तो फिर खुद से अज्यूम करना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू ली हुई है 5 पाउंड पर फिट, ये फिनिशेस का लोड है, और फिनिशेस लोड प्लस स्टेप लोड दोनों को ऐड करें तो ये मेरे पास टोटल डेड लोड आ जाएगा 103.8 पाउंड पर फिट। तो टोटल फैक्टर लोड क्या होगा 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड। तो 1.2 इंटू 103.8 प्लस 1.6 इंटू 100 हमें लाइव लोड क्वेश्चन में गिवन है 100 PSF। तो ये हमारे पास टोटल लोड आ गया जो एक स्टेप का लोड है, एक स्टेप के ऊपर आ रहा है, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट फिनिशेज लोड एंड लाइव लोड 285 पाउंड पर फिट। अब स्टेप जो है वो कैंटिलीवर है 6 फीट, तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो फिक्स एंड के ऊपर होगा, सपोर्ट के ऊपर होगा। तो ये आप निकालेंगे WL² बाय 2 से। तो ये आपने WL² बाय 2 किया तो ये मूवमेंट आ गया 5.13 की फीट। इस मूवमेंट के लिए अब आपने स्टील डिज़ाइन करना है, तो मूवमेंट की वैल्यू बहुत कम आती है, इसलिए आमतौर पे कैंटिलीवर स्टेयर केस में मिनिमम स्टील ही हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इस मूवमेंट के अगेंस्ट स्टील निकालना है। तो अब आप देखें कि मूवमेंट के ज़रिए से इजी मेथड वही है जो मैं आपको बताता होता हूँ कि भाई मूवमेंट से आपने RN कैलकुलेट करना है, RN से रो निकालना है, और रो से आपने स्टील एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल में डिफरेंट फार्मूले से स्टील एरिया निकाला हुआ है, लेकिन इजी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रो से MN, मूवमेंट से RN से रो, रो से स्टील एरिया निकालें। अच्छा, अब जब मूवमेंट से आप RN निकाल लेंगे तो RN का फार्मूला है MU/5BD²। बी की वैल्यू तो आपने 12 इंच लेनी है, ठीक है। जो इफेक्टिव डेप्थ है वो तो देखें कि स्टेप आपका ट्रिपोजाइडल है, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है स्टेप की। तो अगर इसके इस तरह का केस हो कि थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो किसी स्टेप की, तो फिर आप उसका एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेंगे यानी 10.9 है एक साइड, सेकंड साइड है 4.9, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो एवरेज थिकनेस ऑफ स्टेप इज 7.9 इंच आ गई। जिसमें से 1 इंच कवर माइनस किया तो 6.9 इंच इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो अब इस इफेक्टिव डेप्थ को यूज़ करते हुए आपने RN निकालना है और रो कैलकुलेट करना है, स्टील एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, मूवमेंट से ASFY-D-A/2 कैलकुलेट किया है, ए की वैल्यू खुद से अज्यूम की हुई है 0.5 इंच। तो अगर आप मूवमेंट से RN और रो उससे स्टील एरिया निकालेंगे तो फिर आपको कोई वैल्यू अज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप
डायरेक्ट RN कैलकुलेट करके टेबल में से जाके रो देख लेंगे। तो रो से फिर आगे स्टील एरिया BD से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखेंगे जो स्टील एरिया है ये मिनिमम वैल्यू से कम आए, वो ये 0.17 इंच स्क्वायर है। मिनिमम स्टील एरिया है 0.003 BH यानी 0.28 इंच स्क्वायर। तो इट मीन्स कि एक स्टेप में इतना स्टील हमें रिक्वायर्ड है। इसको सिंगल बार एरिया से डिवाइड करें, नंबर 3 बार से या नंबर 4 से। जैसे नंबर 4 बार एरिया से डिवाइड किया 0.2 से, तो इट मीन्स कि हमें 2 बारें चाहिए नंबर 4 की। ठीक है, यूज 2 नंबर 4 बार पर स्टेप। तो हर स्टेप में 2 बारें नंबर 4 की ये आपने डिज़ाइन की है। अब ये देखें, ये ऊपर वाला जो स्टेप है इसमें ये 2 बारें नंबर 4 की, फिर उसके बाद ये 2 बारें नंबर 4 की, ये 2 बारें नंबर 4 टॉप पे इसलिए दी हैं कि कैंटिलीवर स्टेयर केस है, टॉप पे टेंशन आएगी। तो ये तो आपने डिज़ाइन किए हैं। बाकी इसके अलावा ये जो वेस्ट में स्टील शो हो रही है ये टेम्परेचर बार्स है। ठीक है, जो नंबर 3 एट द रेट ऑफ 15 इंच है, ये बारें आपने यहाँ पे दे दी वेस्ट में। इसके अलावा एक सेकंड आप चेक करेंगे शेयर चेक। तो शेयर क्रिटिकल शेयर डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ स्पॉट होता है, यानी 6 में से 6.9 इंच बाय 12, यानी ये आपने माइनस करना है यहाँ पे क्रिटिकल शेयर। यहाँ पे आपने W की वैल्यू लेनी है 0.285, ये 0.315, इसको आपने करेक्ट कर लें, ये वैल्यू यही आएगी 0.285। तो 0.285 इंटू 6 फीट माइनस 6 इंच 6.9 इंच बाई 12, ये VU आ गया क्रिटिकल शेयर। इसको आपने 5VC के साथ कंपेयर करना है। क्रिटिकल शेयर 1.7 है और कैपेसिटी 6.8 किप है। So VU is less than half of 5VC. No shear reinforcement is required, but it is recommended to use 3 stirrup, number 3 stirrup spaced at 4 inch to hold the main reinforcement. तो मेन reinforcement को होल्ड करने के लिए हम ये L शेप स्टीरप्स दे देते हैं नंबर 3 एट द रेट ऑफ 4 इंच पे। ये स्टीरप है, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो इट मीन्स के जो मेन आपने मूवमेंट के अगेंस्ट डिज़ाइन किए हैं वो तो ये 2 नंबर 4 बार है जो हर स्टेप में आ रही है। इसके अलावा स्टीरप्स आपने दी है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 4 इंच। ठीक है, इस मेन एनफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए, और वेस्ट में स्टील आपने प्रोवाइड की है फॉर टेम्परेचर बार्स। तो ये हमारा कैंटिलीवर स्टेयर केस है।